साल 2026 की शुरुआत 1 जनवरी, जिस दिन प्रदोष है, 30 तारीख को मंगलवार है, आप पार्टी नहीं कर सकते। 31 तारीख को एकादशी है, आप पार्टी नहीं कर सकते। आप भगवान भी संकेत दे रहा है कि सुधर जाओ और धर्म से जुड़ जाओ। जो धर्म से जुड़ेगा वो बचेगा, जो नहीं जुड़ेगा वो बर्बाद है। कथावाचक हैं इंद्रेश जी कि हाल फिलहाल में एक शादी हुई और शादी में उन्होंने बड़ा ही करोड़ों का पंडाल वगैरह लगाया। इस पर आपका क्या टेक है? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। इसके साथ मैं एक बात कहूंगी, सनातनियों की बात करते हो, धर्म की बात करते हो। पूरा देश एक मुसलमान गाने पर नाचता है। कौन सा संत साधु समाज और कौन सा यूट्यूबर था जिसने अपने गाने पर अक्षय कुमार के उस गाने का रील ना बनाई हो? सनातनी की धर्म की बात करने वालों का विरोध करते हैं और एक मुस्लिम गाने पर, अरबी गाने पर, जिसकी हमें लैंग्वेज नहीं पता, राम मंदिर बनाने की बात करते हैं और मुसलमानों के गानों पर नाचते हैं। आज आपके पॉडकास्ट में एक बात बोलकर जा रही हूँ, नए नए धर्म गुरु आएंगे और धर्म गुरुओं का अपमान होगा, एस्ट्रोलॉजर्स का अपमान होगा। सनातनियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? खुद सनातनी। 2026 को लेकर आपके जहन में क्या है? इस साल की खासियत को समझो, अगर वो नहीं समझे तो पॉडकास्ट अधूरा है। क्या 2026 को लेके जो आपके पॉडकास्ट में बोल रही हूँ वैसा मैंने कहीं और नहीं बोला। आपके लिए मैं एकदम फ्रेश और नई चीज लेकर आई हूँ। हमें अपने घर के एजुकेशन को लेकर कुछ नए रूल्स का बनना है और हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध होना, हमारा चाइना के साथ युद्ध होना, पूरे विश्व में आपको आतंकी हमले होते हुए दिखाई देंगे। कॉमन प्रेडिक्शन जो है वो सबके ऊपर 100% नहीं हो सकती। तो बिल्कुल जिसने भी कहा है बिल्कुल। तो देखिए, जो भी आपके घर का बॉस है उससे आपका झगड़ा होगा ही होगा। पर पश्चिम बंगाल को जीतने की बीजेपी कई साल से कोशिश कर रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी किया और आपने जवाब भी दे दिया। आप मेरी ये बात नोट कर लीजिए, बंगाल में बीजेपी की सरकार, लेकिन रुक जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो होंगे वो अपना प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे जब तक नरेंद्र मोदी जी जिंदा हैं। ये 2026 इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरफ ज्यादा अच्छा है? प्रॉपर्टी बहुत अच्छी रहेगी और मेटल लेना चाहिए, सोना चांदी मेटल। कितना होगा सोना? सिर्फ बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति जब तक अति चाह रही हैं, सोना बढ़ेगा। हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 2026 को लेकर। ना सिर्फ 2026 बल्कि जो दूसरे पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं कि भविष्यवाणियां क्या हैं, कि क्या होगा या क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, सिर्फ इतना ही नहीं, हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 2026 में कितना भी बुरा होने के बावजूद भी आप उसको अच्छे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं क्या? या आपको किसी ऐसी खास चीज का ध्यान रखना होगा 2026 में जो 2025 या 24 में शायद बहुत जरूरी नहीं था। तो इन सारी चीजों को आज हम समझेंगे और जब इन चीजों को समझना हो तो जिन गेस्ट को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे चैनल पर, उनको हमने इनवाइट किया है। आप समझ गए होंगे, डॉक्टर वाई राखी जी को हमने इनवाइट किया है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत और धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू सो मच तुषार। पहले मैं कुछ भी बात बोलूँ उससे पहले बोल दूँ, आज आप हैंडसम बहुत लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मेरी तारीफ कर सकते हैं वैसे तो। जरूर करेंगे। थैंक यू, अच्छी शुरुआत हो गई है मेरी तारीफ के साथ। सो मैं मानता हूँ 2026 भी अच्छा ही अच्छा है जी। देखो तुषार, कभी भी कोई भी साल बुरा नहीं होता, कोई भी साल अच्छा नहीं होता। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि 2025 सिर्फ बुरा है? मैं आपको 2025 की अच्छाइयाँ बताती हूँ। लाखों लोगों के घर बने हैं, लोगों के लोन उतरे हैं। मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली ने बहुत सालों बाद क्रिकेट जीता है। हमारी इंडियन वुमेन्स टीम क्रिकेट जीत कर लेकर आई है। पहली बार मोदी जी ने खड़े होकर विधानसभा में, संसद में ये बोला है कि मुझे किसी ट्रम्प का कॉल नहीं आया, जो भी डिसीजन था भारत का था। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, पहले कभी किया। अच्छी चीज़ें भी बहुत सारी हुई हैं, तो आप अच्छी चीज़ों को देखिए। भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया में लहराया है और जिस तरह से हमने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया है, सब कुछ अच्छा भी हुआ है, बहुत बुरा नहीं हुआ। तो चीज़ें बहुत बेहतर भी हुई हैं। तो इसी तरह से 2026 में भी कुछ कुछ अच्छा है, कुछ कुछ बुरा है। और हर इंसान के साथ अच्छा हो ये नहीं हो सकता, और हर इंसान के साथ बुरा हो ये भी नहीं हो सकता। तो कोई भविष्यवाणी आपकी ऐसी है? क्योंकि लास्ट ईयर भी जब 2025 आने वाला था, आपके बहुत सारे पॉडकास्ट के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की और वो एक एक करके सब ठीक साबित हुई। चाहे वो मुझे याद है जब मंगल और केतु एक साथ आए थे तब आपने कहा था ये समय अच्छा नहीं है। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर उस टाइम पर हुआ था, गोल्ड को लेकर प्रेडिक्शन थी। 2026 को लेकर आपके जहन में क्या है? क्या 2026 को लेकर जो आपके पॉडकास्ट में बोल रही हूँ वैसा मैंने कहीं और नहीं बोला। आपके लिए मैं एकदम फ्रेश और नई चीज़ लेकर आई हूँ। हमें अपने घर के बच्चों का बहुत ध्यान रखना है। पिता और पुत्र की लड़ाई, विवाद, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, एजुकेशन को लेकर कुछ नए रूल्स का बनना, एजुकेशन को लेकर कोई नई चीज़ों का आना और हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध होना, हमारा चाइना के साथ
युद्ध होना और खगोलीय परिवर्तन आप बहुत ज़बरदस्त देखेंगे। मतलब जब बारिश होनी चाहिए तब आपको दिखाई देगा कि धूप है, जब धूप है तब बारिश होगी, जब सर्दी जब गर्मी, जब गर्मी जब सर्दी, तो काफ़ी चेंजेस दिखाई देंगे। और अंतरिक्ष की तरफ से हमें बहुत सारे मतलब अचीवमेंट्स मिलेंगे। मैं भारत की बात नहीं कर रही, मैं पूरे विश्व की बात कर रही हूँ, क्योंकि 2026 केवल भारत का ही नया साल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें अंतरिक्ष में उल्टी सीधी होती हुई दिखाई देंगी। कभी बर्फ़ के ओले पड़ रहे हैं, कभी हमें दिखाई दे रहा है कि कोई उल्का पिंड हमारी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अंतरिक्ष में हमें बहुत सारी भारत को भी तरक्की मिलती हुई दिखाई देगी। हम चांद पे पहुंच गए, हम सूरज पे पहुंच गए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। इसमें भारत का नाम कहीं ना कहीं रोशन होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ऐसा क्यों? आपने शुरुआत में कहा कि पिता और बेटे के बीच में विवाद बहुत होगा, इसकी कोई खास प्लेनेटरी पोजीशन है? आपको मालूम है 2026 को आप जोड़ते हैं तो नंबर बनता है वन, और वन का मतलब है सूर्य का साल। सूर्य कौन होता है? पिता। और पिता और शनि की जो है साढ़े चल रही है काल पुरुष की 12वीं राशि में, यानी कि मीन राशि में शनि का इस वक्त गोचर है। ठीक है, तो पिता और पुत्र यानी कि पूरे 2026 पे शनि का भी आधिपत्य है और सूर्य का तो है ही है, शुरुआत हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, पिता और पुत्र की बनती नहीं है। अब सूर्य को सब कुछ दे दिया गया है कि आप हो इस क्लास के मॉनिटर, तो मॉनिटर तो अपनी चलाएगा। पिता कहेंगे बेटा डिसिप्लिन में रहो, कायदे में रहो, फायदे में रहो, जल्दी उठो, डिसीजंस लो, कुछ करो, मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम कुछ करते नहीं हो। तो यहाँ पर विवाद बढ़ेंगे, क्योंकि पिता क्रोधी रहेंगे, पिता आत्मबल से भरे हुए रहेंगे, आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। वहीं पर हर किसी के पिता तो यंग है नहीं, राइट? तो जो बुजुर्ग हैं वो बीमार रहेंगे, उनको लेकर आपको हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। पिताजी कहेंगे मैं दवाई नहीं लेता, या लापरवाही करेंगे, वहां पुत्र लड़ेगा कि क्या है आप सुनते ही नहीं हो, हम आपको हॉस्पिटल लेके भागते रहे। तो कहीं ना कहीं पिता पुत्र, पुत्री पिता, घर में आपसी ग्रह कलेश जो है वो दिखाई देते हैं, गुस्सा ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है। कभी कहते हैं मैं आपकी फेवर में कहूंगी तुषार, आपके पॉडकास्ट के बारे में बात करना सूर्य को रोशनी दिखाने के बराबर है। आपने सुना ही होगा ये कहावत। तो किसी की जब हम तारीफ करते हैं उससे ऐसे बोलते हैं, जब साल ही सूर्य का है, जब साल ही पिता का है, तो किसका प्रचस्व रहेगा, किसका आधिपत्य रहेगा? पिता का। और फिर पुत्र, इस बात को आपको आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो उन्हें तो हम गलत ही लगते हैं कि मम्मी पापा आप सब आउटडेटेड हो, आप गलत हो, हम फ़ोन क्यों छोड़ें। तो इस विषय पर मैंने आपको विस्तार कर बताया कि क्यों पिता और पुत्र की लड़ाई होगी, या पुत्री और पिता की लड़ाई होगी। अच्छा, जब हम कहते हैं जैसे 2024 आने वाला था तो हमने कहा ये शनि का साल है, 2025 को मंगल का बताया, फिर 2026 को आप सूर्य का बता रहे हो। जब किसी पर्टिकुलर एक ग्रह के की वजह से चीज़ें होती हैं, जैसे मंगल के साल में हमने देखा बहुत सा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, सूर्य के बारे में आपने बताया, क्या इसका कोई समाधान नहीं होता? हर समाधान होता है। हमने आपके मंगल के पॉडकास्ट में आपके साथ, जब मैंने पिछले साल पॉडकास्ट किए, मैंने आपको सारे उपाय बताए थे। क्रोधी मत रहिए, गुस्सा मत करिए, मंगलवार के व्रत रखिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड करिए, आप रक्त का दान करिए। हर रोज इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर 2-2 मिनट के उपाय मैं बताती हूँ। ऐसे सूर्य क्या कहता है? सूर्य सबसे पहले आपको अपनी खुली आंखों से सूर्य दिखता है। कभी आपको अपनी खुली आंखों से कृष्ण जी दिखे? कभी आपको खुली आंखों से राम जी दिखे? लेकिन सूर्य और चंद्रमा हमें अपनी आंखों से दर्शन देने आते हैं कि मैं आ गया। तो सूर्य सबसे पहले उदय होता है। तो आपको इसको कंट्रोल करना है कि ये आपको बहुत लाभ ही लाभ दे। पापा से लड़ाई ना हो। किसी का भी बच्चा सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक जाए, पापा को प्रणाम करे, टाइम पर ऑफिस जाए, पापा क्यों लड़ेंगे? पागल हैं क्या? सही बात है। तो सबसे पहले कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। सुबह जल्दी उठना नंबर 1 इस साल का नियम है। और अपने हर काम को ना आपको एक रुचि बनानी पड़ेगी कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। मैंने इसके लोन के पैसे देने, इसके पहले दूंगा, इसके पहले दूंगा, इसके पहले दूंगा। अच्छा, मेरी हेल्थ के लिए मैं पहले अपना ये टेस्ट करवाऊंगा, ये ध्यान रखूँगा। मतलब जो भी इस साल अपनी एक रुचि बनाकर, अपना एक डिसिप्लिन बनाकर, एक चार्ट बनाकर चलेगा, ये साल उसका है। अच्छा, लोग कहते हैं, जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट में भी एस्ट्रोलॉजर्स ने आके कहा कि ये कॉमन प्रेडिक्शन जो है वो सबके ऊपर 100% नहीं हो सकती। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं, जैसे आपने जो भी बातें अभी कही हैं कि पिता पुत्र का हो गया या डिसिप्लिन वाली जो भी बातें कही, क्या ये सबके ऊपर इक्वली होगा या फिर ये सबके ऊपर अलग अलग तरीके से भी रिएक्ट कर सकता है? 2025 में भी आपने देखा सबके घर तो आग नहीं लगी, सबके तो तलाक नहीं हुए, ठीक है, सबकी तो लड़ाइयाँ नहीं हुई, सबके तो एक्सीडेंट नहीं हुए। तो बिल्कुल जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। सबके ऊपर सब ग्रह काम नहीं करते, काम तो करते हैं, किसी पे कम किसी पे ज्यादा। आपका सूर्य कुंडली में कहाँ बैठा है? राहु के साथ बैठा है। अब आपके पिताजी नहीं है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठी हूँ, ना मेरे फादर इन लॉ हैं, ना मेरे को जन्म देने वाले मेरे पिताजी हैं। तो फिर मेरे पिताजी ने तो मेरी लड़ाई किससे होगी? तो मेरा पिता तुल्य कौन है? मेरे पति। या मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ, मेरा बॉस, मेरा पिता बॉस मीन्स सूर्य।
तो मेरी उनसे लड़ाई होगी। अब मैं कहीं नौकरी तो करती नहीं, तो मेरी बॉस से लड़ाई नहीं होगी। तो घूम फिर कर बात किस पर आ गई? पति, जिन्हें मैं कहती हूँ कि आप, मैं अपने पिता भी देखती हूँ, आप भाई भी देखती हूँ, अपना पति भी देखती हूँ। तो अब मेरी उनसे लड़ाई होगी। तो देखिए, जो भी आपके घर का बॉस है उससे आपका झगड़ा होगा ही होगा। किसी का कम, किसी का ज्यादा होगा। किसी के लिए ये साल जिंदगी बनाने वाला होगा, अपने नौकरी छोड़कर लोग बिजनेस शुरू करेंगे। तुषार, लेकिन इस बात की ना खासियत को समझो, इस साल की खासियत को समझो। अगर वो नहीं समझे तो ये पॉडकास्ट अधूरा है। इस साल का मतलब है नंबर 1। जब तुम काउंटिंग करना शुरू करते हो तो 1 2 3 4 5 6 लिखते हो, फिर आप 9 पर आते हो, खत्म हो जाता है, 1 आ जाता है दोबारा से, फिर आप 11 12 ऐसा लिखना शुरू करते हो। तो 1 से तुम्हें ये तो समझ में आ गया, इट इज बिगनिंग। बिल्कुल। कुछ भी नए स्किल सीखेंगे लोग, कोई भी नई शुरुआत होगी, लोगों को प्यार होगा, लोगों को इश्क होगा, लोग अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे। आपको नए नए पॉडकास्टर दिखेंगे, आपकी इसी सीट पर मेरे सिवा अलग अलग तरह से, अलग स्टाइल से एस्ट्रोलॉजी करने वाले लोग दिखाई देंगे, अलग इंजीनियर, अलग डॉक्टर, अलग लोग आपको दिखाई देंगे। मतलब न्यू बिगनर्स की स्टार्टिंग का ये साल है। यानी यूनिवर्स अपना फिर से एक नया अध्याय शुरू कर रही है, जिसका स्टार्टिंग अब है। यानी कि आप ये कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई नई शुरुआत करनी, चाहे रिश्तों में, चाहे नौकरी में, चाहे जॉब में, चाहे किसी भी ग्राउंड पर, वो अपनी नई शुरुआत इस साल से करें। तुषार, मेरा बच्चा चाहेगा नहीं तो भी होगा। अच्छा। 3 साल आपका एक लड़की से प्यार हुआ और मंगल ने आपका ब्रेकअप करा दिया, अब और डिप्रेशन में है। ऑटोमेटिकली लाइन छोटी के आगे बड़ी खींच जाएगी, कोई और आएगा, आपको उससे प्यार हो हालात जाएगा। वैसे बन जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसा होगा। जो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, आईवीएफ करवा रहे थे, यूट्यूब वो आईवीएफ करवा रहे थे और बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, टेस्ट ट्यूब बेबी करवा रहे थे, उनको बेबी नहीं हो रहा था, उनको होगा। और नॉर्मल कोशिश से ही हो जाएगा। अच्छा, जिनकी शादी नहीं थी, सिंगल थे, मिंगल होना चाहते हैं, उनकी शादी हो जाएगी। मतलब न्यू स्टार्ट जरूर होगा, इश्क होगा, प्यार होगा, व्यवहार होगा, गाड़ी लेंगे, घर लेंगे, नई नौकरी मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, आपका ट्रांसफर होगा। और पॉडकास्ट करने के तरीके बदल जाएंगे। अब एक नहीं, 4 5 5 लोगों के पॉडकास्ट एक साथ होंगे, ये देख लीजिएगा। अच्छा जी। अच्छा, इस साल कुछ और भी चीज़ें होनी है जो बड़ी घटनाओं में शामिल हो सकती हैं, जैसे कि एक बंगाल के अंदर चुनाव होना है इस साल। असम में भी चुनाव है, बाकी राज्यों में भी है, लेकिन वो ठीक है, बीजेपी के लिए उतनी बड़ी बात नहीं है। बट पश्चिम बंगाल को जीतने की बीजेपी कई साल से कोशिश कर रही है। क्या ये भी एक नई शुरुआत का होगा कि बंगाल में एक नई शुरुआत हो जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन भी किया और आपने जवाब भी दे दिया। आपको मैं बता दूं, अब राजनेता कौन होता है? जिसका सूर्य अच्छा होता है वो राजनेता बनता है। जी। ठीक है, तो इसका मतलब इसका सीधा संबंध राजनीति से भी है, नेताओं से भी है। जी, आप मेरी ये बात नोट कर लीजिए। आज 15 दिसंबर है और आज सोमवार है। आज सफला एकादशी पर मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रही हूँ। बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है, लेकिन रुक जाइए। सरकार आने के बाद भी 1 से 2 साल तक हिंसाएं रहेंगी, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। बंगाल इलेक्शन से पहले राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जा सकता है, इलेक्शन के बाद भी किया जा सकता है। बंगाल को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने में बहुत ज़्यादा मुशक्कत बीजेपी को करनी पड़ेगी, पर जीत बीजेपी की होगी, पहली बात। और आपको हिंसा, विरोध, लड़ाई झगड़े और कई तरह के अपवाद, विवाद आपको बंगाल में देखने के लिए मिलेंगे। स्थितियाँ अच्छी नहीं है। तो आपने जैसे कहा कि बंगाल के अंदर बीजेपी की नई शुरुआत होने जा रही है, लेकिन ये 2 साल जो शुरुआत के होंगे वो बेहतर नहीं होंगे। पूरे साल का कुछ एक खास समय भी है कि अगर चुनाव इस दौर में हो गए, क्योंकि अभी जो चुनावों की बात है वो मार्च अप्रैल के आसपास होने चाहिए, इस दौर में है तो ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर समय बढ़ा तो फिर चुनाव के नतीजे बदल जाए? चुनाव 2026 में हो, 27 में हो, 28 में हो, 29 में हो, 30 में हो, 31 में हो, 32 में हो, मैंने आपको 2032 तक बता दिया। बंगाल में बीजेपी जीत रही है। अब आप कारण भी पूछिए इसका, हवाओं में नहीं। 2032 तक ही क्यों? जी, 2032 तक ही क्यों? क्योंकि भारत की मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है और मंगल करता है दंगल, और मंगल चेंज लेकर आता है, हिंसा करवाता है, लड़ाई झगड़े करवाता है, आतंकी हमले कराता है। दिल्ली में आपने देखी ये बात। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मंगल कराता है, और मंगल डेफिनेटली बंगाल के अंदर 2032 तक बीजेपी की सरकार आएगी, इलेक्शन कभी भी हो। अच्छा, जब आपकी बीजेपी की बात चली रही है और बंगाल की बात चल रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2027-28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो होंगे वो अपना प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। क्या आपको ये संभावना लगती है कि 29 तक भी, 29 में क्योंकि दूसरे चुनाव हैं, कि वहां पर भी एक गुंजाइश बन रही है? जब तक नरेंद्र मोदी जी जिंदा हैं जी, और उनकी सांस में सांस है, इस देश के प्रधानमंत्री वही रहेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन जिसने भी ये प्रेडिक्शंस की हटने की, उसका रीज़न है। मैंने कई बार अपने पॉडकास्ट में कहा कि एक्सीडेंटली प्रधानमंत्री बन सकते हैं योगी आदित्यनाथ, अन्यथा वो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते कभी भी देश के। उनकी कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है। जो जिस तरह से बोलता है उनकी विद्या होगी, हो सकता है मैं गलत हूँ, वो लोग सही हूँ, मैं नहीं कह सकती। बनने की काबिलियत है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन मोदी जी की तबीयत खराब हो जाए,
वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है उनकी, मंगल उनकी राशि का स्वामी है, मंगल की भारत की महादशा सही हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं उनके पड़ोसियों के मुल्कों के साथ युद्ध होना, स्थितियां होना, उनकी पार्टी में दबाव होना, उनकी पार्टी के बीच में विरोध होना, आपस में लड़ाई झगड़े होना और उनका हॉस्पिटल पहुंच जाना अलग बात है, लेकिन अपने जीवन काल में वही प्रधानमंत्री रहेंगे। आपने आतंकवादी घटनाओं का जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर जो हमने देखा, क्या 2026 में वैसी गुंजाइश है? मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही हमारे देश के सेना प्रमुख ने बोला कि भाई ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान भी थोड़ी थोड़ी कोशिशें करता रहता है। क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी 2026 में दिखाई देता है या इस तरीके की घटनाएं 26 से लेकर 32 तक हर रोज दिखाई देता है, हमेशा दिखाई देता है। सॉरी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, पर पूरे विश्व में आपको आतंकी हमले होते हुए दिखाई देंगे। मैंने आपसे कहा ना, आज हम 15 तारीख को साथ बैठे हैं, 14 तारीख को सिडनी में आपने आतंकी हमले देख लिए। 2026 की जब तुषार बेटा आप मुझसे बात कर रहे हो तो मेरे सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं विश्व की बात कर रही हूँ। नया साल पूरे विश्व का है, तो आतंकी हमले तो आपको पूरे विश्व में 2032 तक दिखाई देंगे ही देंगे। प्लस झगड़े होंगे, लड़ाई होंगे, और हाँ, ऑपरेशन सिंधु में हम पाकिस्तान के साथ फिर युद्ध करेंगे। 25, 26, 27 के अंदर अंदर आपको पीओके भारत में वापस आता हुआ दिखाई देगा। आप मानते हैं कि पीओके भारत में वापस आएगा? खुद देंगे वो। उनकी ऐसी स्थितियां होंगी, पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है, पाकिस्तान में सरकारें गिरने वाली हैं, बदलने वाली हैं। बहुत जो अपने आप को वहाँ के शहंशाह और बादशाह समझते हैं, बस अब उनकी छुट्टी 2026 में होने वाली है। अच्छा, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में भी बात की और बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना कि 2032 तक का जो टाइम है ना, ये भारत के लिए सुपर पावर बनाने वाला टाइम है। और 2032 तक का क्या इसका गुरु के अत्याचारी होने से लेना देना है या मंगल की महादशा जो आप कह रहे हैं? दोनों से। लेकिन कभी भी मैंने तुषार आपसे कहा, हमेशा सिर्फ अच्छा अच्छा बोलने से अच्छा नहीं हो जाता या बुरा बुरा बोलने से बुरा नहीं हो जाता। अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो हकीकत यह है कि भारत को भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, जैसे प्लेन दुर्घटनाएं, जैसे हाईजैक, जैसे ट्रेन दुर्घटनाएं, अग्नि घटनाएं, विरोध, लोगों का सड़कों पर उतरना। और मैं आपको कहूँ, ज़ॉम्बी जैसे जो विरोध आपने नेपाल में देखे, ऐसी घटनाएं भारत के अंदर होना, हिंसा होना, लोगों का सड़कों पर उतरना, धार्मिक युद्धों का होना और दिल्ली जैसे आतंकवादी हमलों का होना। इन सब चीज़ों से आम आदमी जो है, जो रोज सुबह कमाने के लिए जाता है और शाम को कमा कर लौटता है, वो किन चीज़ों का ध्यान रखे कि उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मुश्किल ना हो? सबसे बड़ी बात तो आम आदमी अपने घर में रोज युद्ध कर रहा है। आप भारत और देश को छोड़ दीजिए, आप विश्व को छोड़ दीजिए। हर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, हर घर में क्रोध है, भाई भाई से लड़ रहा है, कोई विवाद कर रहा है, कोई कोर्ट कचहरी में है, किसी को अपना हिस्सा चाहिए, किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को बदला लेना है, कोई पड़ोसी से लड़ रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं। भाई तुम अपने घर में रहो, मैं अपने घर में रहूँ, क्यों लड़ना? तो जो स्थितियां हैं ना, वो अच्छी नहीं है। क्रोध लोगों में बढ़ता जा रहा है, ऊपर से सूर्य का साल आ गया, सूर्य क्या है, गर्म, और क्रोध। आप देखिएगा 2026 में ऐसी गर्मी ऐसी गर्मी ऐसी गर्मी ऐसी गर्मी पड़ेगी कि हिल जाएंगे हम लोग। सूर्य का साल है। इन सब से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद पर संयम रखें, काम से काम रखें, जिएं और जीने दें, सुबह जल्दी उठें। आप नेगेटिविटी बिल्कुल आसपास ना आने दें, भगवान पर आस्था में ध्यान रखें, धर्म के साथ जुड़े, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है। साल 2026 की शुरुआत 1 जनवरी, जिस दिन प्रदोष है, जिस दिन गुरुओं का है, इससे बड़ा संकेत भगवान और क्या देगा कि 30 तारीख को मंगलवार है, आप पार्टी नहीं कर सकते। 31 तारीख को एकादशी है, आप पार्टी नहीं कर सकते। 31 तारीख को गुरुवार का दिन है, गुरुओं का दिन है और प्रदोष है, आप पार्टी नहीं कर सकते। अब भगवान भी संकेत दे रहा है कि सुधर जाओ और धर्म से जुड़ जाओ। जो धर्म से जुड़ेगा वो बचेगा, जो नहीं जुड़ेगा वो बर्बाद है। तो 1 तारीख का आपने जिक्र किया, तो मैं इसी पर पूछ लेता हूँ, 1 तारीख की शुरुआत इंसान को कैसे करनी चाहिए? हमेशा करनी चाहिए। इस बार के 26 की खास बात नहीं कर रही। सबसे पहले तो शुरुआत जो हम नहीं करते, क्योंकि हम 31st नाइट 4 बजे तो घर ही पहुंचते हैं। मैं आपसे कहूंगी कि पार्टी ना कर सुबह जल्दी उठें। सबसे पहले अपने माता पिता परिवार का आशीर्वाद लें, नहाए धोएं, फ्रेश हों, अच्छे कपड़े पहने, हो सके तो नए कपड़े पहने, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करें और किसी कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना दें। जल्दी उठें, भगवान को प्रणाम कर कर मंदिर जाएं, उनका आशीर्वाद लें, माता पिता को पैसे दें, अपनी पत्नी को पैसे दें, अपने बच्चों को पैसे दें। इस दिन आपके घर में खीर, पूरी, हलवा ज़रूर बने। पूरा परिवार फ़ोन को एक साइड में रखकर बैठकर साथ में मिलकर खाना खाए। और प्लीज़ 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 साल की पहली शुरुआत लड़ाई करके, झगड़ा कर कर, गुस्सा करके, इरिटेशन से, उधार देकर, उधार लेकर और काले नीले कपड़े पहनकर बिल्कुल ना करें। काले नीले कपड़ों से क्या परहेज है? मतलब कोई बुरा परहेज नहीं है। शनि को काला कलर बहुत पसंद है। साल के पहले दिन ज़िंदगी को कलरफुल बनाइए ना। वैसे भी आप सोच लीजिए, सूर्य का साल है, ऑरेंज कलर इस साल का नंबर 1 है।
दूसरा नंबर है येलो और तीसरा कलर है लाल, जो आपको इस साल सबसे ज़्यादा पहनना चाहिए क्योंकि ये सूर्य का साल है। और अगर आप साल के पहले दिन, जो कि पिता हैं सूर्य और काला रंग शनि है पुत्र, दोनों की आपस में बनती नहीं, शुरुआत ही काले रंग से करोगे जिसमें कुछ भी फेंक दो कुछ नहीं आता। अभी मैं आपको सफ़ेद कुर्ता पजामा फेंकूँ और पहनाऊँ और खूब कलर फेंकूँ आपके ऊपर, सारे कलर आप में चमकेंगे और आपका रूप रंग आ जाएगा। वहीं काले रंग का कपड़ा पहनूँ, पता भी नहीं चलेगा मैंने ग्रीन डाला, लाल डाला, पीला। तो ज़िंदगी को कलरफुल बनाना है ना, तो साल के पहले दिन सुंदर कपड़े पहनिए। अच्छा, आपने कलर का जिक्र किया, क्या ये कलर्स काम करते हैं किसी की लाइफ में? जैसे मान लीजिए मैं हमेशा ब्लैक कलर कपड़े पहनूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा ब्लैक पहनते हैं, क्या वो ब्लैक पहनने से उनकी लाइफ में कुछ निगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, या कोई वाइट पहनता है तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है? क्या ये होता है कि कलर्स, किसी के कपड़े के कलर क्या हैं, वो उसकी लाइफ के फैसलों में या इम्पैक्ट्स में असर करें? आओ चलते हैं रंगों की रहस्यमयी दुनिया में। तुषार, कैसी बातें कर रहे हो? अगर रंगों का असर ना होता तो हर देवता का एक रंग ना होता। बृहस्पतिवार के पास पीला ना होता, मंगल के पास लाल रंग ना होता। अगर एस्ट्रोलॉजर नहीं हो तो भी तुषार एक बात सुनो, कितनी चीजें हो सकती थी। मंगल के साल में ही सिंदूर ऑपरेशन क्यों हुआ? मंगल का रंग लाल, सिंदूर मंगल से जुड़ा हुआ, मांगलिक कार्यों से जुड़ा हुआ, और मंगल के साल में ही आतंकवादी हमले इतने सालों से तो नहीं हुए, जबकि मोदी जी की सरकार तो 2014 से चलती आ रही है। तो इसका मतलब रंगों का तो हमारे जीवन में महत्व और नहीं है। तो चलो ये बताओ, पूरे वर्ल्ड पर राज करने वाला हमारा अमेरिका क्यों व्हाइट हाउस है? ब्लैक हाउस हो जाता, ग्रीन हाउस हो जाता, पिंक हाउस हो जाता। व्हाइट हाउस शांति से, जो फैसला वहाँ से चलता है पूरे विश्व को मानना पड़ता है। उनका पैसा सबसे ज़्यादा चलता है, हम उसे फॉलो करते हैं। इट मीन्स इट वर्क्स। कलर हमारी ज़िंदगी पर असर डालते हैं। और दिल से बोलो तुषार, अगर इस पूरे कमरे को काला कर लिया जाए तो इस पॉडकास्ट में क्या रंग आएंगे? अगर आप इतने, मैंने आपको बोला आप खूबसूरत लग रहे हैं, येलो ग्रे इन सब कलर्स में, अगर आप पूरे ब्लैक कलर में होते अच्छे लगते। पर जितना रूप रंग और एनर्जीज होती हैं कलर्स में, आपको येलो कलर में जो आप मुझसे सवाल पूछ पाएंगे शायद ब्लैक में उतने ना पूछ पाते। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंस रखता है कि अगर जिस तरह से आपने कहा, कुछ कलर्स आप ऐसे बताओगे कि अगर मान लीजिए किसी को शादी की बात चल रही है, पहली मुलाकात के लिए जा रहे हैं तो आप ये कलर पहनो, आप जॉब के लिए जा रहे हो तो आप ये कलर पहन के जाओ। कलर थेरेपी एक, आप अगर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर सिखाया जाता है कि आपको जॉब के लिए जाना है, आपको ये कलर पहन के जाने चाहिए। क्या ये एस्ट्रोलॉजिकली भी आप प्रिडिक्ट एडवाइस कर सकते हो कि किसको क्या कलर पहनने चाहिए? बिल्कुल, प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, एडवाइस भी कर सकते हैं। और आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब भी नौकरी लेने जाएंगे तो देखेंगे लड़के सब आसमानी ब्लू पहन कर जाएंगे या ब्लू पहन कर जाएंगे, राइट। और अगर मैं कहूँ शादी के लिए, मैं हमेशा लड़कियों को कहती हूँ, लड़का जब इस बार देखने आए तो येलो कलर पहन के जाना, गुरु अच्छा हो जाएगा, गुरु की एनर्जी साथ लेके जाओगी, शादी हो जाएगी। लड़का जब लड़की को पहली बार देखने जाए, जो कि लड़के ब्लू कलर में अच्छे भी बहुत लगते हैं, ब्लू और व्हाइट पहन कर जाएं, क्योंकि वो लक्ष्मी लेने जा रहे हैं और सफ़ेद कपड़े पहन कर जा रहे हैं, लक्ष्मी लेकर ही आएंगे। अब कोई कहेगा मुझ पे तो व्हाइट कलर अच्छा ही नहीं लगता। और मज़े की बात एक बताओ, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके ऊपर व्हाइट कलर अच्छा नहीं लगता। काले से काला इंसान भी व्हाइट कलर में बहुत अच्छा लगता है। यकीन ना हो तो साउथ की पिक्चर उठाकर देख लो, काले से काले नेता अभिनेता उनके सफ़ेद रंग की धोती और कुर्ते पजामे में दिखाई देते हैं, मोटे मोटे सोने की चेनें पहने। ऐसा कोई नहीं है जिसपे सफ़ेद रंग फलता नहीं है, और फले ना फले कफन हमेशा सफ़ेद ही होता है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं देखूं 2026 को लेकर, 2026 में आपको क्या लगता है कि कौन, राशि वाइज अगर मैं बात करूं, कौन सी राशियां ऐसी होंगी जिनके लिए ये सबसे अच्छा समय है, और कौन सी राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये थोड़ा सा संभलने का समय होगा? मेष राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, वृषभ राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, सिंह राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, तुला राशि के लिए बहुत अच्छा है, मकर राशि के लिए बहुत अच्छा है। इन 5 राशियों के लिए अच्छा है जिन्हें संभलना है। सबसे पहले है कुंभ राशि, नंबर 2 पर है मीन राशि, नंबर 3 पर है, मतलब बहुत ज़्यादा खराब नहीं, कन्या राशि। इनको संभलने की ज़रूरत है, बाकी सबकी बल्ले बल्ले। लेकिन कभी नहीं हो सकता कि सारी मेष राशि वालों के लिए अच्छा हो, और कभी नहीं हो सकता सारे वृषभ राशि वालों के लिए खराब हो, कभी नहीं हो सकता। आपके कर्म भी, आपके प्रारब्ध भी इसके साथ जुड़ेंगे, और आप जो करेंगे 2026 में वही पाएंगे। मैंने कहा ना, कायदे में रहेंगे 2026 में तो फायदे में रहेंगे। 12 बजे उठने वाले के लिए मैं आपको क्लियर बोलती हूँ, नॉक नॉक नॉक। अगर सूर्य आपके घर में आकर पर्दे की रोशनी से झिलमिल करता, उठ जा भाई मैं आ गया, तो आप बर्बाद हैं। और आप उठे हुए हैं सुबह 5 बजे और लोटा हाथ में जल लेके, हे सूर्यदेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपके घोड़ों को प्रणाम करता हूँ, मैं उठकर आपका स्वागत करता हूँ। ये साल उनका है। जल्दी उठिए, अर्ली राइजर अर्ली, जल्दी उठने वाला जल्दी पाएगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो जाती है, जो लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबके घर से सूर्य उदय होता हुआ दिखे। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई जल देना चाहता है, सूर्य को अर्घ देना चाहता है, और सूर्य अगर नहीं दिखते हैं मॉर्निंग में, या 10-11 बजे तक भी नहीं दिखते हैं, वो क्या करे? कोई समाधान हो सकता है इसका? मैं खुद फ्लैट सिस्टम में रहती हूँ, फिर पूरे मुंबई की बात करूँ, ये प्रॉब्लम मेरी भी है। चौल सिस्टम में हम रहते हैं। किसने कहा? मैं कह रही हूँ, जब आप सूर्य के लिए सुबह उठ गए,
नहा लिए, घर में पूजा कर ली, मॉर्निंग वॉक पर चले गए और आपको सूर्यदेव दिख भी गए, 9 बजे भी दिख गए, आप ऑफिस जा रहे हैं, घर से 8 बजे निकले, सूर्यदेव दिख गए, सूर्य को पता है उसकी कक्षा में कि आप 5 बजे उठ गए थे, जल दे रहे हैं या नहीं दे रहे डजेंट मैटर। आप घर की छत पर जाकर संडे के संडे जल दे दो, आप जल नहीं भी दे रहे, घर के आसपास किसी मंदिर में जाना शुरू करो, शिवलिंग पर जल दो, मंदिर के बाहर आओ, ग्राउंड फ्लोर पर ही मंदिर होगा, 7th 8th फ्लोर पे तो मंदिर होते नहीं है, वहीं पार्क में खड़े होकर जल दे दो, बशर्ते लोटा आपका और जल आपका हो। मतलब जल आपको अपने बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जहां जाते हैं वहीं से जल भर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तुषार, मैं यहाँ पर आऊँ, आपका ये पॉडकास्ट हो, स्टूडियो आपका हो, किराया आप दो, कैमरे आपके हो, क्वेश्चंस आपके हो, मैं आपसे आने के बाद कहूँ मुझे ड्रेस भी दो, मुझे मेकअप आर्टिस्ट भी दो, तो तुम्हारे लिए कितना प्रेशर बन जाएगा। भगवान ये कहता है लोटा मेरा मंदिर का, पानी मेरा मंदिर का, शिवलिंग, तू आया भी क्यों है, और उसके बाद भी कान पे फोन लगा के हाँ आ रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ। इतना एहसान भगवान पे मत करो। अपना लोटा खरीद कर मंदिर में रख दो, उसी लोटे से लाखों लोग जल दे रहे हैं, तो जो नहीं समझ है जिन्हें वो देते हैं, आप उसी लोटे से जाकर जल दो। अपने पास एक नई बड़ी 1 लीटर की बॉटल रख लो, आधा शिवलिंग पे जल दे दो, आधा उससे सूर्यदेव को दे दो। चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो अगर करना चाहो, और नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं करना चाहोगे, 100 बहाने बनाओगे। मैंने फिर तुषार आपसे कहा, वर्किंग है, हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, हम मेट्रो शहरों में रहते हैं, पूरे साल ना भी कर पाओ, फॉर गॉड से कम आप संडे के संडे तो ज़रूर करो। मुझे लगता है सबको करना ही चाहिए, क्योंकि कहते भी है ना कि बचपन से ही हम पढ़ते हुए आए हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ठीक है, तो अगर हम ये करेंगे तो लाइफ हमारी अच्छी होगी। अब थोड़ा सा 2026 की फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नया साल आएगा, चलो नए तरीके से प्लान करते हैं कुछ। हर कोई 1 तारीख को 1 जनवरी को ये डिसाइड करता है कि इस साल में इतनी सेविंग कर लूँगा या इतना इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। ये 2026 इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरफ ज़्यादा अच्छा है? मेटल लेनी चाहिए कि आपको SIPs में जाना चाहिए, या आपको स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी, क्या बेटर रहेगा? प्रॉपर्टी बहुत अच्छी रहेगी और मेटल लेना चाहिए, सोना चांदी मेटल। मैं आपसे कहूँ तांबा, जो भी चीज़ें हैं, आज की डेट में सोना 1,30,000 है, लास्ट ईयर प्रोडिक्शन था 1 लाख पार, आज 1,30,000 है। 2026 के आखिर में जब हम दोबारा बैठेंगे कितना होगा सोना? जब हम 2030 में एक साथ बैठेंगे तो सोना 5 लाख होगा 2030 में, जी, यानी कि लगभग 5 साल बाद तो बढ़ेगा 5 ही ना। लाख। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। और सोना 2026 में 2 लाख चला गया, 1.25 लाख तक चला गया, तो वो कम का 1.5 ही हो सकता है। ऐसा तो है नहीं ना कि वो 1 हो जाएगा, सिर्फ बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति जब तक अतिचारी हैं, सोना बढ़ेगा, शेयर मार्केट बढ़ेगी, मेटल्स बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी लोग लेंगे, प्लॉट लेना लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। अच्छा। लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे इन चीज़ों पर, इन्हीं चीज़ों में आप पैसा लगाएं तो बेहतर है। और देखिए, अगर मैं कहूँ फाइनेंशियली, तो मैं आपको बताऊँ, पहले ना हमारे घरों से पैसा गायब है। जी। मैं हर पॉडकास्ट में ये बात कहती हूँ, तुषार, पैसा घर में रखो, धन ही धन को खींचता है। अगर हम सब पैसे किसी से मांगने जाए, लोग कहते हैं पेटीएम कर दें, कैश लोगों के जेब में 10 रुपए नहीं होते, बिल्कुल। फिर धन कैसे आएगा? आप तो निर्धन हो गए ना। ये बहुत गहरी बात है। बैंक में जो मर्जी हो, भारत के बैंक में जो मर्जी हो, आप, वो बैंक आपका नहीं, आपका एक अकाउंट है, उसमें आपके पास एट प्रेजेंट अगर कैश नहीं है तो धन आपके पास कभी नहीं आएगा। तो धन ही धन को खींचता है। सबसे पहले कुछ धन घर में कैश इस साल ज़रूर रखना है, क्योंकि कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कभी भी जब बैंक पूरी तरह से बंद हो और जिनके घर में कैश है वही काम आए। तो कुछ कुछ कैश इस साल घर में रखना है। नोट बैन याद आ गया होगा लोगों को ये बात सुनकर। नोटबंदी हुई थी, हर किसी को कैश की अहमियत समझ में आ गई थी। जी। सोना का आपने रेट बताया, सोना चांदी महंगा हो सकता है, प्रॉपर्टी भी महंगी हो सकती है। स्टॉक मार्केट का आपको मूड क्या लगता है? करेक्शन है या फिर स्टॉक मार्केट यहाँ से बूम कर सकता है? क्योंकि अभी वो एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है, निफ्टी इस वक्त एक ऐसी जगह पर खड़ा है कि या तो वहाँ से भागेगा या तो फिर से डिप दे देगा। नहीं, देखिए, मैं बात नहीं करती हूँ आपसे बात 25 की, लेकिन 26 में मैं आपसे कहूँगा शेयर मार्केट बूम करेगा ही करेगा, गिरेगा फिर बूम करेगा। लेकिन अगर गिरने और बढ़ने के आंकड़ों में देखा जाए तो बढ़ेगा ही ज़्यादा। उसका मैं रीज़न आपको बता दूं कि नए कई शेयर मार्केट में आएंगे, नए तरह के लोग मार्केट में आएंगे, नए इन्वेस्टर मार्केट में आएंगे, और शेयर मार्केट की तरफ लोगों का रुझान रिकॉर्ड तोड़ बढ़ेगा। अच्छा, कुछ ऐसा है जो ध्यान देने वाली बात है 2026 में? खास तौर पर ये बात पूरे साल ध्यान रखना, अदरवाइज आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कोई एक सिंगल डॉटेड लाइन? सिर्फ सिंगल डॉटेड लाइन, बड़े बुजुर्गों की तबीयत, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ये जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सास ससुर, सब हॉस्पिटल जाते दिखाई देंगे आप। सूर्य का साल है।
अच्छा, आपकी मैंने रील्स में कई बार ये सुना है कि मोबाइल को लेकर आप बहुत कहते हैं कि मोबाइल टॉयलेट में लेके नहीं जाना चाहिए, या कुछ और रील्स में कुछ अलग अलग तरीके की बातें। मेरा ये सवाल है कि मोबाइल जो आज की दुनिया का एक इन्वेंशन है, उसे टॉयलेट में ले जाने से किसी का प्लेनेट कैसे खराब हो सकता है? बाथरूम में रहता कौन है, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। बाथरूम में राहु रहता है, और इसको समझने के लिए तुषार पुराने ज़माने में जाना होगा। जी। हम जिस भारतीय सभ्यता संस्कृति से आए हैं, हमारे यहाँ बाथरूम घरों में नहीं होते थे, घरों के बाहर होते थे, घरों के बाहर से भी दूर। फिर पैर धोकर घर आया जाता था कि राहु का इम्पैक्ट हमारे घर में ना आए, वो स्मेल, वो बदबू हमारे घर में ना आए। आज भी हम बहुत देख दाख कर बाथरूम बनाते हैं और ये सोचते हैं कि बाथरूम में समय कम रहे। आप क्या बात करें कि बाथरूम में फ़ोन लेके नहीं जाना चाहिए? मैं बाथरूम में कपड़े टांगने की भी अगेंस्ट हूँ कि आप रात को आए, जैकेट आपने बाथरूम में टांग दी, पूरी रात वहीं लगी रही, कितनी स्मेल, कितनी बदबू, कितने वहाँ पर कीटाणु हैं, उसको सुबह आपने झाड़ा और ऑफिस पहन के चले गए, फिर बॉस चिल्लाएगा नहीं, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, क्यों नहीं होगा आपको? राहु रहता है, अंधेरा रहता है। कौन अपने बाथरूम की लाइट रात को खोलकर सोता है, मुझे ये बता दीजिए। बाथरूम में से कौन सी खुशबू आती है, मुझे ये बता दीजिए। बाथरूम में फ़ोन लेने क्या, बाथरूम में हम क्या जा रहे हैं, कुछ करने? देयर इज एनी प्लेस वेयर आई वी सिट एट बाथरूम? हाँ, आप बाथरूम में करने जा रहे हैं, खुद को हल्का नहाने जा रहे हैं, अपने ग्रह दशाओं को सही करें। भाई उसमें फ़ोन करेगा क्या? क्यों लेके जाना है बाथरूम में फ़ोन? तो बाथरूम में फ़ोन नहीं लेके जाना चाहिए। राहु खराब होता है, केतु खराब होता है। प्लस आपको पता है उसमें पेटीएम है, जी। आपको पता है उसमें आपका बैंक अकाउंट है, आपको मालूम है उसमें यूट्यूब है, आपको मालूम है उसमें आपका इंस्टाग्राम पेज है, आपको मालूम है कि आपकी जितनी एफडियां हैं, सारा रिकॉर्ड आज आपका छोटा चलता फिरता मिनी बैंक क्या है, आपका खुद का फ़ोन। आप लेके जाते हैं क्या अपने घर के धन को, कैश को बाथरूम में? फिर ऐसा क्यों करते हैं? जेबों में जो पैसे होते हैं लड़के सारे निकाल कर बाथरूम जाने से पहले बाहर रखते हैं, या फिर अपना जो है जीन्स बाहर टांग कर जाते हैं, पैसे लेके अंदर नहीं जाते। ऐसे थोड़ी होता है। और किस बात की बात कर रहे हो तुषार? हम उस भारत से हैं जहाँ ब्राह्मण बाथरूम जाता है तो जेन्यू को कान पर रखकर जाता है, उसे तक नीचे कर कर नहीं लेके जाता। ये नियम सिर्फ बाथरूम में लागू है, तो कुछ तो बात होगी ना। तो रूल्स आर रूल्स, यू शुड फॉलो दैट। ऐसे और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो एक आम आदमी अपने घर में गलती कर रहा है, जो आपके नोटिस में हो? आम आदमी तो सबसे ज़्यादा गलती यही कर रहा है कि वो नज़रें ही ऊपर नहीं उठा रहा है। इस फ़ोन ने हम सबकी नज़रें झुका दी हैं। कहाँ हम अहम से जीते थे और शान से कहते थे माँ पराठे बनाओ, सुनो आज क्या बना रही हो, गाजर का हलवा बनाओ, चलो बाहर चलो। आज आप जाइए ना तुषार, अपने कैमरामैन को लीजिए और आज शाम को एक किसी भी रेस्टोरेंट में विजिट कीजिए। 99.9% फैमिली बैठी होंगी और सबके फ़ोन हाथ में होंगे और कोई किसी से बात नहीं कर रहा होगा। अगर आपको टेक्नोलॉजी बहुत कुछ दे रही है तो बहुत कुछ ले भी रही है। एक फैमिली का ना रूल्स होते हैं। आप घर जब जाएं, एक टाइम जिसमें हम सारा परिवार मिलकर एक टाइम का भोजन करेगा और हम फ़ोन हाथ में लेंगे नहीं लेंगे, दैट विल बी द प्रॉमिस। वो तो परिवार है, वरना सब अलग है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग मानते हैं, लेकिन इतना बड़ा चैलेंज होता नहीं है। अगर हम मोबाइल को साइड में रख के कुछ देर अपने परिवार के लिए निकाल सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, और सबको साथ में खाना खाना चाहिए। अच्छा, एक आजकल ट्रेंडिंग बहुत टॉपिक है, मैं चाहता हूँ कि उस पर आपकी क्या राय है वो भी एक बार रख ली जाए। कथावाचक हैं इंद्रेश जी, जिनकी कथाओं में अक्सर वो ये कहते हैं कि ये मोह माया है, ठीक है, और उन्होंने बड़े बड़े पंडालों में शादी की भी कुछ बातें ऐसी कही थी कि मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करता। उनकी हाल फिलहाल में एक शादी हुई और शादी में उन्होंने बड़ा ही करोड़ों का पंडाल वगैरह लगाया। लोगों ने ट्रोल इस बात को लेकर किया कि आप इधर कहते हैं कि मोह माया है, ये सब बड़े बड़े पंडालों में विवाह नहीं करनी चाहिए, और आपके खुद की जो विवाह है वो बड़े बड़े पंडालों में हो रहा है। इस पर आपका क्या टेक है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और इंद्रेश जी के बारे में जानने से पहले उनके पिताजी के बारे में जानिए। कभी भी आप बात करिए कि वो किस परिवार से आते हैं। और देखिए, जब लोग आपको ज़्यादा बढ़ते हुए देखते हैं तो आपके बारे में बात ज़रूर करते हैं। आपको जो भी आपने जानकारी ली वो आधी अधूरी है। इंद्रेश जी ने हमेशा ये कहा कि लोग मुझे शादी और पंडालों में बुलाते हैं पर मैं नहीं चाहता। एज ए कथावाचक अगर वो मुझे वहाँ एज ए मैं शाहरुख खान की तरह या अमिताभ बच्चन की तरह मैं नहीं जाता। अमित जी को आपने कभी किसी शादी में देखा? नहीं देखा। लेकिन शाहरुख खान जी को देखा। अभी रिसेंटली हमने एक दिल्ली की शादी में देखा। उन्होंने कहा मैं ऐसे गेस्ट जाना पसंद नहीं करता, मुझे ऐसे बड़े बड़े पंडालों में जाना पसंद नहीं। ये नहीं कहा कि बड़े बड़े पंडाल लगाकर शादी नहीं करो। पहले सवाल का जवाब। दूसरा, इंद्रेश जी लड़की नहीं लड़का है। लड़की के माँ बाप ने पंडाल लगाया, अपनी बेटी को शानो शौकत से एक कथावाचक के साथ दिया। वो उनकी मर्जी है, वो कितनी शानो शौकत से अपनी बेटी की शादी करें। हर पिता का एक सपना होता है, उसमें क्या बुरा है। दूसरा, आपने देखा किस सभ्यता और संस्कृति के साथ शादी हुई। चांदी के बर्तनों में खिलाया गया, नीचे बैठकर खिलाया गया, किस तरह से मंत्र पढ़े गए। बड़े बड़े कथावाचक है, कथावाचक हैं वो, साधु नहीं है, नागा नहीं है, उन्होंने संन्यास नहीं लिया है। कथा पढ़ना, कथा कहना, प्रवचन देना, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किसी भी जगह नहीं कहा कि मैंने शादी को छोड़ दिया है, मैं ब्रह्मचारी हूँ। ये
आपको एक बात बोलूं, जी जिंदगी में एक बात याद रखना, उनके लिए जो लोग बोल रहे हैं वही तो मुझे फिर भी हजम होता है, लेकिन आप दिल पर हाथ रख कर बोलिए, जो उनकी पत्नी को ट्रॉल किया जा रहा है या बिल्कुल। उनकी पत्नी के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ के लिए बोला जा रहा है, वो कहाँ तक सही है। और मैंने एक बात देखी है, जब आप बढ़ते हैं ना, तो कुछ यूट्यूबर्स सिर्फ अपने कुछ चंद व्यूज़ बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम पर कि लोग उनकी स्टोरीज़ को देखें, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। वो जोड़ी आज भी बड़ी खूबसूरत है, बिल्कुल। ट्रेंड कर रही है, बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। तो बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया, कहीं कोई गलती शादी में नहीं थी, कहीं कोई नहीं था। अगर भजन भी चल, डांस भी हो रहा था तो भजनों पर हो रहा था। तो इतनी शक्ति जब इकट्ठी होगी, ये सनातन को ना खत्म करने के लिए, संत गुरुओं को खत्म करने के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स को खत्म करने के लिए कुछ अलग धर्म के लोग हैं जो इंस्टाग्राम पर ऐसे पेज बनाते हैं। बड़े बड़े दुख के साथ मुझे एक बात कहनी पड़ती है कि पूरा विश्व उसे फॉलो करता है। रुक जाना तुषार, अभी मेरा खत्म नहीं हुआ। इसके साथ मैं एक बात कहूंगी, सनातनियों की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, पूरा देश एक मुसलमान गाने पर नाचता है। कौन सा संत साधु समाज और कौन सा यूट्यूबर था जिसने अपने गाने पर अक्षय कुमार के उस गाने का रील ना बनाई हो। वैसे तो हम सनातनी बनते हैं, सनातनी की धर्म की बात करने वालों का विरोध करते हैं, और एक मुस्लिम गाने पर, अरबी गाने पर, जिसकी हमें लैंग्वेज नहीं पता, राम मंदिर बनाने की बात करते हैं और मुसलमानों के गाने पर नाचते हैं हम। आप देख लीजिए, 2 गाने रिलीज हुए, चाहे वो बॉबी देओल का हुआ, इनका हुआ, नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं मुसलमानों के गाने पर, और खुद को सनातनी बोलते हैं। सनातन धर्म पर जो कथा कर रहा है उसको हम उंगली उठाते हैं और हम अपने आप को सनातनी बोलते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि कितना बड़ा खेल चल रहा है। एस्ट्रोलॉजर्स पर रील बना लो, ये झूठी हैं, ये फर्जी हैं। सनातनी गुरुओं पर रील बना लो, इसने शादी करी, वो पहले से शादीशुदा। मैं तो हैरान हूं कि हम हिंदू ये कर भी रहे हैं। बहुत गहरा विषय है, लेकिन सोच नहीं रहे लोग। सनातनी गुरुओं पर उंगली उठ रही है और मुसलमानों के गाने पर पूरा देश नाच रहा है, फिर अपने आप को सनातनी कहते हैं। आपको क्या लगता है सनातनियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? खुद सनातनी। आपने कभी किसी मुसलमान व्यक्ति को, मौलवी जी हों, उनको कभी किसी और मौलवी जी की बुराई करते देखा है? मैं आपको हजारों एस्ट्रोलॉजर दिखा दूं जो मुझे ट्रोल करते हुए दिख जाएंगे आपको। बिल्कुल। सनातनी ही सनातनी का दुश्मन। और फिर हम सनातनी है ना, क्या हो गया, हमारे देश में गाने नहीं है? क्या हो गया, हम एक गाने पर पूरा, मैं कह रही हूँ चलो वो पिक्चर हिट हुई, वो पिक्चर की डिमांड थी, वो पाकिस्तानी पिक्चर थी, एक गुंडे की पिक्चर थी, वो बनी, वो हिट हुई, वो डांस हुई, हमारे अक्षय कुमार ने डांस किया, हमारा अक्षय खन्ना पंजाबी, मुझे समझ में आता है। आप काहे के अपने आप को सनातनी कहते हो जब आप उस पर रील बना बना के नाचते हो? और अगर एक व्यक्ति अपनी शादी बड़े पंडाल में कर ले, बड़े होटल में कर ले, तो वो गलत है। अपनी कमाई से, आपसे पैसे मांगे उन्होंने, मुझसे पैसे मांगे उन्होंने, उनकी कमाई, जो मर्जी करे। और कितने उनको चाहने वाले फॉलोवर्स उनके, जिन्होंने उनको फॉलो किया, कितने बड़े बड़े साधु संत वहाँ पहुँचे। मैं तो कह रही हूँ उस शादी की चर्चा विश्व में होनी चाहिए थी, जिसे लोगों ने क्या से क्या बना दिया। और देखिए तुषार, अब ना एक ज़माना था, आपकी मम्मी, मेरी मम्मी जी मेरी दादी या दादाजी को कोई कुछ कहता ना, बुरा लगता था। आपको पता है आज ना नेगेटिव पब्लिसिटी आपको राजा बना देती है रातों रात। जो नहीं भी जानता था ना इंद्रेश जी को, आज वो भी जानता है। बिल्कुल। तो नेगेटिव पब्लिसिटी को आजकल लोग बड़ा अच्छा मानते हैं। डजंट मैटर, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन यहाँ मैं सनातनियों की बात करूंगी। विषय बहुत गहरा है और जो समझदार है वो समझ गए होंगे कि नाचते हम अरबी गाने पर हैं और अपने ही धर्म गुरुओं के ऊपर उंगली उठाते हैं। ये चिंता का विषय। और आज आपके पॉडकास्ट में एक बात बोलकर जा रही हूँ, पूरे साल आपको ये चीज़ दिखेगी। जी नए नए धर्म गुरु आएंगे और धर्म गुरुओं का अपमान होगा, एस्ट्रोलॉजर्स का अपमान होगा, ज्योतिष पर सवाल उठेगा, गुरुओं पर सवाल उठेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और जितना अपमान हो सकता है उतना होगा। धर्म की लड़ाइयाँ होती हुई आपको दिखाई देंगी। और कब तक हम सनातनियों पर उंगली उठाना चाहिए? मैं तो आपके पॉडकास्ट के जरिए कहना चाहूँगी सरकार को भी, संत साधु समाज के ऊपर कोई उंगली उठाता है या उनके पॉडकास्टों पर ऐसी वीडियोस दिखती हैं, उन्हें तुरंत बैन करना चाहिए। कब सरकार जागेगी और साधु संत और समाज को बचाएगी? मंदिर बनाने से सनातन नहीं बचेगा, सनातनियों को बचाने से सनातन बचेगा। और दुख के साथ कहती हूँ कि सनातनियों को सनातनियों से ही बचाना है। ये बहुत बड़ी पॉइंट है कि सनातनियों को सबसे बड़ा खतरा सनातनियों से है। और अगर हम, क्योंकि आजकल देखिए यूट्यूब पे पॉडकास्ट के अंदर भी ना एक फेक गुरु का बहुत सारा ट्रेंड चलने लगा कि फेक गुरु कौन है। मुझे लगता है कि हमारा जो ज्ञान है हमें उससे आगे परोसना चाहिए, कौन फेक है, जजमेंटल नहीं होना चाहिए उन चीज़ों पर। एक आखिरी सवाल मेरा है, क्योंकि नए साल का जो पहला एक बड़ा त्यौहार होता है पूरे देश में मनाया जाता है, दैट इज़ मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 2 मायनों में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एक तो दान से भी जुड़ा हुआ है वो, उस दिन लोग बहुत ज़्यादा दान करते हैं। दूसरा शनि और
सूर्य से जुड़ा हुआ है, सूर्य का साल है। मकर संक्रांति पे कुछ आप कहेंगे कि किस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए, किस तरह की नहीं? दो चीज़ों से और जुड़ा होता है, आपके व्यूअर्स को जी। पता होना चाहिए। पहले तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते जी। हैं, और दूसरी बात शादियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल। मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खरमास शुरू हो चुका था और खरमास शुरू होने से सारे मांगलिक कार्य बंद हो गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि स्वयं मकर राशि किसकी है? शनि की। जी। और सूर्य अपने बेटे के पास साल में एक बार जाते हैं उसके घर में। और मैं आपको बता दूं, मकर राशि शनि की प्रिय राशि है, ठीक है, उन्हें बहुत पसंद है। तो वहां पर पिता और पुत्र की जब मिलाप होता है तो ये देश के लिए भी बड़ा विभाजन ऐसा होता है कि मौसम में विवाद दिखाई देते हैं, झगड़े दिखाई देते हैं, राजनीतिक उथल पुथल दिखाई देती है। जैसे दक्षिण भारत के नेता और अभिनेताओं के लिए ये वर्ष थोड़ा सा कठिन है। अच्छा। ठीक है, मकर संक्रांति पर हमें दान जरूर करना चाहिए। कोई इसे मकर संक्रांति कहता है, कोई इसे खिचड़ी कहता है। इसमें खिचड़ी का दान किया जाता है, सूर्य को अर्घ दी जाती है, सुबह जल्दी उठा जाता है, गंगा स्नान किया जाता है, कंबल का दान किया जाता है, तिलों का दान किया जाता है, और यहीं से मौसम बदलना शुरू होता है। पर अब दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ पहले दिसंबर में सर्दी पड़ती थी और मकर संक्रांति तक आते आते सर्दी खत्म हो जाती थी, लेकिन अब मकर संक्रांति से ही सर्दी पड़ती है और वो मार्च तक खींचती है। तो मौसम कहीं ना कहीं इंडिकेशन तो दे रहा है। आपका बहुत अच्छा सवाल है, दिल खोल कर दान करें। 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति है, 14 की है, इस बार 15 दो बार है, ऐसा कोई विवाद नहीं है। उससे एक दिन पहले लोहड़ी का पावन त्यौहार पंजाब में मनाया जाएगा, और इस दिन आप कंबल दान करें, इस दिन सुबह जल्दी उठे, खिचड़ी का दान करें। चावल और काली दाल की जब खिचड़ी बनती है और सूर्य उदय के बाद जब आप खिचड़ी का दान करते हैं तो कहते हैं ये दिन सबसे खूबसूरत दिन होता है अपने पितरों को मनाने का। अपने घर में श्राद्ध पक्ष में जो आप पितरों की पूजा करते हैं वैसा ही करें। आपको कितना बड़ा भी पितृ दोष हो वो खत्म हो जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करें, सुबह जल्दी उठें, साधु संत समाज के लोगों को ऑरेंज कलर का शॉल दान करें। आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा। और इसी दिन से अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छे नियम बनाएं कि मैं तब खाऊंगा जब मैं 4 लोगों को खिलाऊंगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि 4 पराठे बनाओ और खिलाने चले जाओ। सुबह उठकर पक्षियों को दाना दे दो, गाय को रोटी दे दो, कुत्ते को बिस्किट दे दो, कटु गिलहरी को आप खाने के लिए कुछ चीज़ दे दो। 4 लोगों के मुंह में अन्न डाला, फिर अपने मुंह में अन्न डालो। ईश्वर की सदा कृपा पर रहेगी। अच्छा, लोग जो होते हैं वो खिचड़ी का ही दान करते हैं, जी। लेकिन क्या सिर्फ खिचड़ी ही दान कर सकते हैं या और भी चीजें दान करनी चाहिए? सोना, चांदी, तांबा, जमीन, भूमि, मटका, पानी, खिचड़ी, कंबल, काले तिल और जूते, चप्पल, छतरी, सरसों का तेल, छाया पात्र, क्या ही बोलूं, क्या दान नहीं कर कुछ भी दान कर सकते हैं मतलब? पीपल के पेड़ लगाने से बड़ा पुण्य नहीं है। 100 वर्षों का भी अगर आपको पितृ दोष हो वो खत्म हो जाएगा। मतलब इस दिन पौधे भी लगा सकते हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि उसमें वो भी भी एक, पीपल, उसमें भी पीपल। उसमें भी पीपल। चलिए, अच्छी बात है। मुझे लगता है आप सब लोग इन चीज़ों को मानेंगे और ये सब दान आप ज़रूर करेंगे, और साथ ही साथ आपका 2026 भी बहुत अच्छा होगा। आप आए स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। आपको ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ तुषार के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी मेहनत करे, बहुत अलग पॉडकास्ट लेकर आता है। और थैंक यू सो मच नववर्ष आपके लिए बहुत बहुत अच्छा हो। देखिए, एस्ट्रोलॉजर आपको डराते नहीं है, मैं डराने नहीं आई। अगर हृदय वाणी से मैंने 2025 और 26 में आपका दिल दुखाया हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जिए और जीने दे। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको ये बताता है ये हो सकता है, सतर्क रहिए, इस क्षेत्र में पैसे मत लगाइएगा, इस क्षेत्र में लगाइएगा। जय माता दी।